स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यूजीसी नेट जो री एग्ज़ाम होने वाला है, पेपर फर्स्ट को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यूनिट 10 हमारी चल रही है, तो एमसीक्यू बेस्ड क्लास है। एमसीक्यू के फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आपने कंटेंट पढ़ लिया होगा, आपने अपने भी नोट्स बनाए होंगे। अगर नहीं भी बनाए हैं तो आप जो मैंने थ्योरी क्लासेस डाली हैं, आप उनको एक बार ज़रूर देख लेना। आप सिर्फ ये सोचें कि प्रैक्टिस सेट से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आपका कंटेंट मतलब कंप्लीट क्लियर नहीं हो, तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते। मेरा यही मानना है। बाकी आपको जो ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं। बाकी मुझे यही लगता है कि आप पहले अच्छे से जो उसका बेसिक चीज़ें हैं उनको क्लियर करें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करना। चैनल को जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट यहाँ से आपको मिल जाएगा और ज़्यादा भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी। बाकी अगर आप सुन रहे हैं, एक बच्चे का कल मैसेज आया था, तो मैंने सुबह जब मैं मतलब आज जगी थी तो मैंने वो मैसेज देखा, तो मुझे मतलब उस मैसेज ने क्या हुआ, अंदर तक मुझे एक बार तो हिला दिया। प्लीज़ मैं आपका 1 मिनट लूँगी बस। मुझे एक बार मतलब पहली बार में मुझे समझ में आया कि मैम मेरा पेपर पास करा दीजिए, मेरी शादी हो जाएगी। मतलब उनका शायद कहने का ये मतलब था कि मेरा पेपर पास करा दें, हो जाए तो मेरी शादी हो जाएगी। लेकिन मेरे समझ में उस टाइम एक बार के लिए ये आया था कि नहीं तो मेरी शादी हो जाएगी। तो एक अलग तरीका होता है थोड़ा सा समझने का कि मेरा पेपर अगर पास नहीं हुआ तो मेरी शादी हो जाएगी। वो शादी नहीं करना चाहती, मुझे ये समझ में आया था। तो मैंने काफ़ी कुछ सोचा। मैंने सोचा भी क्या मैं टेलीग्राम चैनल बना करके, क्योंकि मैं और ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। तो वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको हिंदी, जो हिंदी का बच्चा था वो, और हिंदी से अगर पढ़ रहे हैं, आप हिंदी से दे रहे हैं, तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आप कहेंगे, मैंने उसमें कमेंट किया है, उसमें बताई है कि अगर आप हिंदी के नोट्स चाहते हैं बिल्कुल फ्री, तो कोई पैसे नहीं लूँगी आपसे। मेरे हैंडमेड नोट हैं, मैं उनका बिल्कुल ऐसे ही PDF बना करके आपको दे सकती हूँ अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो। अदरवाइज़ मैं उस बच्चे को पर्सनली दे दूँगी फिर। ठीक है, आप मुझे बता देना। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा और लोकसभा आप जानते हैं हमारे क्या होते हैं, 2 सदन होते हैं, संसद के अंग हैं ये लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें क्या होता है, राज्यसभा के संबंध में हमें बताना है कि क्या राज्यसभा को भी वही शक्तियाँ प्राप्त हैं जो लोकसभा को हैं। तो इसमें सही नहीं है, इस पर ज़रूर ध्यान देना। इसमें पूछा है सही नहीं है, ठीक है, नहीं आ रहा है। तो इसमें कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो क्या लोकसभा और राज्यसभा दोनों को वही शक्तियाँ प्राप्त हैं जो एक को हैं? यह मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है क्या राज्यसभा? बिल्कुल नहीं कर सकती। ये मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, बल्कि मंत्री परिषद के प्रति जो उत्तरदायी होता है वो होती है लोकसभा। ठीक है, यह धन विधेयक को संशोधित कर सकती है? तो नहीं कर सकती। ठीक है, अविश्वास भी प्रस्ताव पारित नहीं करती। और वही शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं जो लोकसभा को हैं। लोकसभा की शक्तियों में और राज्यसभा में अंतर होता है। इसे आपातकाल के दौरान भंग किया जा सकता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन होता है और इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। जो राज्यसभा होती है उसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, किन्हीं भी हालातों में, चाहे हालात कोई भी हो, लेकिन उसे भंग नहीं किया जा सकता, चाहे आपातकाल हो फिर या कोई और प्रॉब्लम। तो ये ध्यान रखेंगे आप। राज्यसभा के संबंध में ये सारी बातें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो आपको राज्यपाल के बारे में बताना है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, बाकी संविधान में ये सारी जो भी हमारे मेन जो पद हैं उनके बारे में आप अच्छे से पता कर लेना, मतलब पढ़ लेना, है ना। तो राज्य के राज्यपाल के संबंध में हमें बताना है, क्या राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है? विधानसभा आप जानते होंगे, जो हमारे अलग अलग राज्य होते हैं उनकी अपनी एक विधानसभा होती है। ठीक है, और बाकी जो राज्यसभा और लोकसभा होते हैं वो
संसद के अंग होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। ये भी ध्यान रखना, जो राज्यसभा होता है वो उच्च सदन होता है, उसको भंग नहीं किया जा सकता, बल्कि जो लोकसभा होता है वो निम्न सदन होता है, उसको भंग किया जा सकता है। ठीक है। और राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है, बिल्कुल है। उन्हें राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति की शक्ति प्राप्त है, तो बिल्कुल नहीं है। उनको क्या नहीं है? नहीं है, उनको शक्ति प्राप्त नहीं है। तो ये तो रॉन्ग हो गया हमारा, क्योंकि राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। उन्हें मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, तो नहीं है। ये भी शक्ति किसको प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति को प्राप्त है, बल्कि जो राज्यपाल हैं वो क्षमादान किसी को भी नहीं दे सकते। उनके पास राजनयिक शक्तियाँ हैं, ये सॉरी दान है ना, दान देना, क्षमा का दान देना। उनके पास राजनयिक शक्तियाँ हैं, तो ये भी नहीं है। ठीक है। तो इसमें से केवल एक ही जो कथन है हमारा वही सही है कि राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है, बल्कि ये तीनों के तीनों क्या हैं? रॉन्ग है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नागा परंपराओं और सामाजिक प्रथाओं को संसद के किसी भी अधिनियम से रक्षा उपाय प्रदान करता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नागा परंपराओं और सामाजिक प्रथाओं को, आप जानते हैं जो सामाजिक प्रथा हमारे देश में ऐसी ऐसी प्रथाएं चली हुई हैं, और नागा परंपरा आप समझ गए होंगे, है ना। तो इनको किस अधिनियम से रक्षा प्रदान की जा रही है? तो ये अनुच्छेद 371 ए के तहत की जाती है। किसके तहत की जाती है? 371 ए के तहत की जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नागा परंपरा और जो हमारी सामाजिक प्रथाएं हैं, बहुत सारी सामाजिक प्रथाएं हैं जो पहले से बहुत पुराने टाइम से चली आती हैं, आज भी चली आ रही हैं, तो इनकी रक्षा करने का दायित्व किसका है? तो ये अनुच्छेद 371 ए का है। ठीक है, ध्यान रखना। राज्यपाल द्वारा नियुक्त निम्नलिखित में से इन चारों में से किसको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किसको हटाया जा सकता है? तो ये राज्य के मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है? नहीं। राज्य के लोक सेवा आयोग का सदस्य, या फिर एडवोकेट जनरल, या फिर राज्य विश्वविद्यालय का जो कुलपति होते हैं उनको, तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। जो राजकीय लोक सेवा का सदस्य होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो RPSC, और जैसे UPSC तो संघ लोक सेवा आयोग हो गया, है ना, यूपी PCS वगैरह के जो होते हैं, उनका जो सदस्य होते हैं उनको कौन हटा सकता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आज ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं, असत्य और सत्य वाले, इनको ध्यान रखना। पेपर में भी आपको बिल्कुल इस बार CBT है पेपर, तो ध्यान रखना, आपको इतना अच्छे से देना है। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बड़ी कंफ्यूज करती हैं और ये हमारे 2-4 नंबर खा जाती हैं, है ना। नहीं है, असत्य, सत्य, मैं हर वीडियो में आपको ध्यान दिलाने की कोशिश करती हूँ, तो इनका ज़रूर याद रखना। पेपर अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, वैसे आपने 1-2 बार दिए हैं तो आपको शायद अच्छे से पता भी होगा, लेकिन इसका फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान जरूर रखना। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है? भारत में संसद सर्वोपरि है। बिल्कुल, देखो यहीं पे ही असत्य हो गया ये वाला, तो क्योंकि जो संसद है वो सर्वोपरि नहीं है, बल्कि जो हमारा संविधान है वो सर्वोपरि है। तो यहाँ पे एक बार इसको देखते हैं। भारत में जो संविधान होता है ना, संविधान को सर्वोच्च माना गया है। संविधान क्या है? सर्वोपरि है। बाकी उससे नीचे ही आते हैं सब, है ना। वैसे जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी न्याय, मतलब उसके न्याय की जो बात होती है वो सर्वोपरि मानी जाती है, लेकिन संविधान को सर्वोपरि रखा जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक जांच का अधिकार है, तो बिल्कुल है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, बिल्कुल होती है। केंद्र तथा राज्य में शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है, तो बिल्कुल है। अब जानते हैं जो हमारी समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची होती हैं, वही शक्तियों का बंटवारा करती हैं। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकार है? तो जो निर्वाचन आयोग है वो किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक प्राधिकार प्राप्त है उसको? तो ये 324, 246, 356 या 161। तो ये 324 के अंदर आता है। किसके अंदर है? 324 में। 324 है, उसमें निर्वाचन आयोग को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, ध्यान रखना।
भारत का जो राष्ट्रपति होता है, क्या वो राष्ट्र का मुखिया होता है, सरकार का मुखिया होता है, या फिर राज्य और सरकार दोनों का मुखिया होता है? तो ये किसका होता है? ये राज्य का मुखिया होता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्र का मुखिया कहते हैं, राष्ट्रपति, है ना। लेकिन ये क्या है? राज्य का मुखिया अगर आपसे पूछ लिया जाए तो राज्य का भी मुखिया होता है, लेकिन सरकार का, दोनों का मुखिया नहीं है यहाँ पर। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है। तो जो नागरिक के मूल कर्तव्य हैं उसमें आप देख सकते हैं इनमें कौन कौन से सम्मिलित हैं। तो संविधान, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना बिल्कुल है, ये हमारा मूल कर्तव्य है कि हम संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और हमारे राष्ट्रीय गान का क्या करें? सम्मान करें। वैज्ञानिक मन स्थिति का विकास करना, है ना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को क्या बनाना चाहिए? मतलब अपडेट करते रहना चाहिए, और हमें जो वैज्ञानिक सोच रखनी चाहिए अपनी। ऐसा नहीं है, साइंस का युग चल रहा है और अभी भी हम वैदिक युग में ही अगर जीते रहे तो क्या होंगे? हम पिछड़ जाएंगे और जीवन भर क्या आएंगे? खुद भी दुखी रहेंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। जैसे आपने देखा होगा बहुत से मतलब बुजुर्ग लोगों को देख लो, या फिर बहुत से जो पुराने टाइप के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? अरे ऐसा नहीं होता था, ऐसा हमारे ज़माने में नहीं होता था, अरे ये क्या हो गया, अरे वो क्या हो गया। तो ये चीज़ क्या है कि वो खुद तो दुखी रहते ही हैं, बल्कि क्या करते हैं? दूसरों को भी दुखी करते हैं, है ना। परेशानी होती है सबको। तो ये हमारा मूल कर्तव्य कहता है कि हमें अपनी सोच को विकसित करना चाहिए। हमेशा अपनी सोच को समाज के हिसाब से, या फिर वैज्ञानिक जो भी जिस टाइप का युग चल रहा है उसके हिसाब से उसका विकास कर लेना चाहिए। तो वैज्ञानिक मन स्थिति का हमें विकास करना चाहिए। वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए, भाई बिल्कुल करनी चाहिए। आप जानते हैं इसके खिलाफ एक्ट भी बने हुए हैं कि अगर हम वन्य जीवों की रक्षा नहीं करेंगे, उनको मारेंगे या उनको नुकसान पहुंचाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ सकता है? उसका भुगतान करना पड़ सकता है। सरकार के प्रति सम्मान, तो ये हमारा कोई मूल कर्तव्य नहीं है। सरकार के प्रति सम्मान मतलब सरकार का सम्मान करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, बल्कि हमारी इच्छा है कि अगर हमें सरकार के काम अच्छे लगते हैं, सरकार अच्छी लगती है, तो हम उसका सम्मान करें। अदरवाइज़ देखो, अपमान करने की भी बात कही नहीं है कि हम अपमान करेंगे। अगर आप जानते हैं कि अगर हम अपमान करते हैं तो उसका भी हमें दंड मिल सकता है। तो बाकी सम्मान करने का हमारा कोई मूल कर्तव्य में नहीं आता। भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है, किस चीज़ की शपथ लेता है? तो भारत की पूर्वी सत्ता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेता है, या फिर भारत के संविधान में सत्य, निष्ठा और विश्वास की शपथ लेता है, देश के संविधान और कानून को बनाए रखने की शपथ लेता है, या फिर देश के संविधान और कानून को सुरक्षित, संरक्षित एवं प्रतिरक्षित करने की शपथ लेता है। तो बिल्कुल इसमें सारी की सारी बात जो ऊपर ये तीनों आपको कथन दे रखे हैं, ये सारे के सारे इसमें समा गए हैं, है ना। मतलब कहते हैं ना, थोड़े में ज़्यादा समाहित होना। तो देश के संविधान और कानून को सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना और उसको प्रतिरक्षित करने की क्या करता है? शपथ लेता है। कौन? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किसमें अंतर्निहित है? तो मौलिक अधिकार जो है हमारा, निजता का अधिकार, ये किस में से अंतर्निहित है? क्या स्वतंत्रता के अधिकार में, समानता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार? बिल्कुल, निजता का मतलब होता है अपने लिए, और जो जीवन होता है ना वो हम अपने लिए ही तो जीते हैं, है ना। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये इसमें अंतर्निहित है। संसद का सत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो जो संसद का सत्र है, जो संसद की बैठक होती है, सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो ये बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा। यहाँ पर मैं नाम लिख देती हूँ जो अभी फ़िलहाल में है, द्रौपदी मुर्मू। अब वैसे सभी जानते होंगे, मैं आपकी जानकारी के लिए नहीं लिख रही, बल्कि किसके लिए लिख रही हूँ, ताकि आपको ये क्वेश्चन याद रह जाए। कई बार हम उसमें लोकसभा अध्यक्ष, है ना, या फिर राज्यसभा अध्यक्ष, या फिर मतलब राज्यसभा उपराष्ट्रपति वगैरह लगा देते हैं, बल्कि जो राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा संसद का सत्र बुलाया जाता है। आहूत का मतलब होता है बुलाना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो मतलब पहली बार जो अनुशंसा की थी वो की थी 1948 में। तो यहाँ पर 1948 का ऑप्शन भी दे रखा है, जो कि राधा कृष्णन आयोग के द्वारा की गई थी। लेकिन इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1953 में। किस में हुई थी? 1953 में हुई थी। और 1956 में इसको क्या मिला था, मैं बता देती हूँ, लिखूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 1956 में इसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसको सांविधिक निकाय बनाया गया था 1956 में। 1948 में इसके बारे में विचार रखा गया था और 1953 में स्थापना हो गई थी।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो बताने हैं इसमें से कौन से कथन सही हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये बात तो बिल्कुल सही है, जिसे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही भंग किया जा सकता है। भाई यहाँ पर इसने क्या कर दी, गड़बड़, ये बात बिल्कुल गलत है। राज्यसभा एक स्थायी सदन तो है, परमानेंट सदन है। अब परमानेंट की बात तो ये हो गई ना कि उसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, है ना, तो इसको भंग नहीं किया जाता। राज्यसभा राज्यों के स्थानीय नेताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ये बात गलत है। करती है ना, ये बात गलत है। ये जिसमें नहीं आ रहा है ना, ये गड़बड़ कर रहा है, बल्कि ये स्थानीय नेताओं का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा के सदस्य को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी नहीं है ना, तो ये बात भी क्या है, गलत है। राज्यसभा इसमें सही पूछा हुआ है, तो अभी तक तो ये सारे ही गलत आ रहे हैं। राज्यसभा के सदस्य को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के निर्देशों के अनुसार मतदान करना क्या नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। तो देखो प्रतिनिधित्व जो करते हैं ना राज्य, तो निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी नहीं है, ये बात तो क्या है, मतलब गलत है, क्योंकि निर्देशों के अनुसार ही तो मतदान करेंगे, है ना, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। राज्यसभा में किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ये बात गलत है क्यों नहीं है ना, केंद्र शासित प्रदेशों का भी प्रतिनिधित्व है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची फर्स्ट को सूची किससे मिलाना है, सेकंड से मिलाना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर NIOS जो NIOS है ये क्या करती है, ये किस प्रकार की शिक्षा देती है NIOS, तो ये देती है दूरस्थ शिक्षा। कौन सी शिक्षा देती है, दूरस्थ शिक्षा, यानी कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है, जो घर बैठे पढ़ाई करवाती है, वो है NIOS। और नेक्स्ट देखते हैं NCTE का वर्क क्या है, तो ये है अध्यापकों की शिक्षा, यानी कि टीचर ट्रेनिंग से इसका क्या है, टीचर एजुकेशन, यानी कि ठीक है। और AICTE जो है ये किस प्रकार की शिक्षा प्रोवाइड करती है, तो ये करती है तकनीकी शिक्षा। कौन सी करती है, तकनीकी शिक्षा। और NCVET ये व्यावसायिक शिक्षा देती है, यानी कि NIOS ये 4, और मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 लिख लीजिए, इसमें ध्यान नहीं रहा, तो ये 4 से हो गया। NCTE ये 1, और AICTE 2, NCVET तो ये हो गया 3, ठीक है। ये इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इस प्रकार के ऑप्शन थोड़ा मैं नहीं देती हूँ, उसमें इधर उधर भी करना पड़ता है और कंफ्यूज भी होते रहते हैं, तो जो करेक्ट ऑप्शन है आप उसको ही याद अच्छे से कर लें। NIOS दूरस्थ शिक्षा से संबंधित है, NCTE अध्यापक शिक्षा से, AICTE तकनीकी शिक्षा, और NCVET व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सही हैं? क्या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा भारत में डिजिटल शासन को विधि मान्य कर दिया गया है, या फिर IT अधिनियम भारत में प्रशासनिक सुधारों के सांप्रदायीकरण के संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, डिजिटल शासन नौकरशाही लाल फीताशाही को नियंत्रित करने में एक वरदान है। तो बिल्कुल इसके ये तीनों ही जो ऑप्शन है वो करेक्ट हैं। सूचना प्रौद्योगिकी जो अधिनियम है वो 2000 में आया था, ये ध्यान रखना है, और इसके द्वारा भारत में डिजिटल शासन को क्या कर दिया गया, विधि मान्य कर दिया गया है, बिल्कुल सही है। IT अधिनियम भारत में प्रशासनिक, IT इसी को बोलते हैं, IT का मतलब सूचना प्रौद्योगिकी, ध्यान रखना। IT अधिनियम भारत में प्रशासनिक सुधारों के सांप्रदायीकरण के संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है ना। डिजिटल शासन नौकरशाही लाल फीताशाही को नियंत्रित करने में एक वरदान है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसके तीनों के तीनों क्या हैं, A, B और C तीनों ही क्या हैं, करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विचार है कि सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहन, समर्थन और विश्वसनीय परामर्श दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, उच्चतर संस्थानों को, जो चल रही हैं विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, उनको प्रोत्साहन दिया जाना है, समर्थन दिया जाना है और विश्वसनीय परामर्श दिया जाना है, और वह सभी स्वायत्त बनने का लक्ष्य रखेंगे और निम्नलिखित वर्ष तक एक सशक्त शासी बोर्ड, ये है शासी बोर्ड, शासी बोर्ड का क्या करेंगे, गठन करेंगे। तो ये किस वर्ष तक रखने की, शासी बोर्ड का गठन किस वर्ष तक इनको रखने के लिए बोला गया है, 2025, 2030 या फिर 2035।
तो इसका जो सही आंसर है वो है 2035, यानी कि 2035 तक इन्हें क्या करना है, अपना एक बोर्ड का गठन करना है। ठीक है, हेल्प तो ये कर देंगे लेकिन 2035 तक इनको गठन करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन कौन सम्मिलित हैं? तो यूजीसी के अंडर में कौन आता है? विश्वविद्यालय आते हैं, बिल्कुल आते हैं, यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय के जो अध्ययन विभाग हैं वो भी आते हैं, जो इससे संबंधित महाविद्यालय वो भी आते हैं, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान इससे कोई मतलब नहीं है, और नर्सिंग संस्थान से भी कोई लेना देना इसका नहीं है। तो ए, बी और सी यानी कि विश्वविद्यालयों से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन ग्रंथ आयुर्विज्ञान से संबंधित हैं? तो यहाँ पर आयुर्विज्ञान से संबंधित देख लीजिए, चरक संहिता तो है, सुश्रुत संहिता भी है, और देखो चरक संहिता किसने लिखी? चरक ने लिखी। सुश्रुत संहिता किसने लिखी? सुश्रुत ने लिखी। इनका ये और नाम ध्यान रख लेना, इन्होंने संहिता अपने नाम पे लिख दिया है। सुलभ सूत्र सुलभ ने ही लिखा था और योग सूत्र लिखा था पतंजलि ने। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दोनों की दोनों क्या हैं? आयुर्विज्ञान से संबंधित है, जबकि सुलभ सूत्र और योग सूत्र नहीं है। ठीक है, एक बार और आपको ध्यान दिला देती हूँ, प्लीज़ जितने भी बच्चे देख रहे हैं अभी तक ना आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आनी चाहिए, और शेयर तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि मतलब हर बच्चे तक, मतलब हर बच्चे तक नहीं है, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुँचें और उन बच्चों को लाभ हो सके। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच के विवाद पर निर्णय लेने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अंतर्गत आता है? तो या 2 से 2 अगर राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाए तो उसमें जो निर्णय लेगा सुप्रीम कोर्ट, तो वो किस अधिकारिता के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत। किसके? मौलिक अधिकारिता। मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। NAAC किस स्वायत्त संस्था के अंतर्गत स्थापित हुई थी? तो NAAC की जो स्थापना है वो किसके अंतर्गत हुई? तो ये ICSSR, CSIR, AICTE या फिर UGC। बिल्कुल इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है UGC, यानी कि UGC के तहत NAAC की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर हमारे क्या है 20 क्वेश्चन है, और इससे पहले भी मैं करवा चुकी हूँ आपको MCQ की क्लास, और थ्योरी भी हम पढ़ चुके हैं, और यूनिट 9 को तो हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, देख लेना। और बाकी आपके पेपर तक यहाँ से मैं आपको रिवीजन पेपर फर्स्ट का तो कराती ही रहूँगी, बाकी मैं हिंदी का भी करा दूँगी, देख रही हूँ थोड़ा सा अगर टाइम मेरे पास बचता है तो ज़रूर करा दूँगी। लेकिन इसके लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो बच्चे कर रहे हैं उनको सच में ही दिल से बार बार थैंक यू उनको मैं बोलना चाहती हूँ। चलते हैं, धन्यवाद।